फ्रेंड्स, आई एम निरुद्ध गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है शेयर्स, जिसमें हम शेयर्स का मीनिंग और शेयर्स कितने तरह के होते हैं और उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शेयर्स के मीनिंग से फेमिलियर हो जाते हैं। तो शेयर्स का मीनिंग क्या होता है? शेयर्स आर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी। के शेयर्स क्या होते हैं? इंटरेस्ट होता है किसी का, किसका? किसी शेयर होल्डर का। किसमें? किसी कंपनी में। तो शेयर्स आर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी। देखो, मैंने सारा का सारा एक्सप्लेनेशन बहुत ही इसी लैंग्वेज में लिया है, तो इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। सो शेयर्स आर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी। जो उनका इंटरेस्ट है, जिसको हम किस तरह से मेजर कर रहे हैं? मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। कहने का मतलब, देखो, हर बंदा अगर अपना पैसा लगा रहा है तो सोच समझ के लगा कि भाई मेरे को जहाँ कहाँ मेरे को ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो हम शेयर होल्डर का जो पैसा है उसको किस में मेजर कर सकते हैं? इन द टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म में। और हमें पता है कि जो शेयर्स जिनको हम देते हैं तो दे आर कॉल्ड द शेयर होल्डर्स एंड द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, है ना। तो अब जब ऑनर है तो मालिक की सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है कि मैं पहले नुकसान, देखो प्रॉफिट तो है, ठीक है, मेरा है, लेकिन मेरे को नुकसान पे भी ध्यान रखना है। तो यानी कि उसमें क्या रहेगा? फॉर द पर्पस ऑफ लायबिलिटी इन द फर्स्ट प्लेस, कि आपकी लायबिलिटी जो होगी, कंपनी की जो भी लायबिलिटी रहेगी, आपको पहले उस पर ध्यान देना है। फॉर द लायबिलिटी इन द फर्स्ट प्लेस एंड द इंटरेस्ट इन द सेकंड प्लेस। उसके बाद आपका सेकंड। तो जो ये सब कराता है वो सब क्या होता है? हमारा शेयर्स होते हैं। तो शेयर्स का मतलब है कि शेयर्स आर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी विच इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी and for the purpose of liability in the first place and the interest in the second place. Okay. अब शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इक्विटी एंड द प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब समझेंगे। देखो, जो हमारे इक्विटी और प्रेफरेंस है, इक्विटी शेयर्स आर द नॉर्मल शेयर्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर्स। जो सिंपल शेयर्स है ना, वही इक्विटी है। लेकिन शेयर्स को एक और पार्ट में करना था तो उसके लिए हमने प्रेफरेंस शेयर्स बनाए, और प्रेफरेंस शेयर्स को एक अलग पार्ट करने के लिए हमको उन शेयर्स को एक अलग नाम देना पड़ा, विच इज कॉल्ड द इक्विटी, दैट इज द इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर्स आर द नॉर्मल शेयर्स, बिल्कुल वही नॉर्मल शेयर्स है। अगर हम उनको पॉइंट्स में याद करें तो दे आर द इक्विटी शेयर्स आर द नॉर्मल शेयर्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्डिनरी शेयर्स। इनको ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोला जाता है, ठीक है। द पार्टनर ऑफ द, इसका जो आपके शेयर्स इनके पास होते हैं वो क्या होता है? पार्ट ऑफ द ऑनरशिप। इसमें क्या होता है? जितनी भी आपकी ऑनरशिप है उसमें जितने भी आपके मेंबर्स हैं सबको अपनी अपनी ऑनरशिप मिल जाती है, और ऑल आर कॉल्ड द शेयर होल्डर। सब एक तरह से ऑनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के मालिक कहलाते हैं। यानी कि पार्ट ऑफ द ऑनरशिप वेयर ईच मेंबर इज अ फ्रैक्शनल ऑनर। जिसमें क्या होता है? जिसके पास भी शेयर है वो एक तरह का क्या है? एक फ्रैक्शनल ऑनर है। कंप्लीट ऑनर तो नहीं हो सकता, पर जितने शेयर्स है उतने शेयर्स का मालिक है, उतना ऑनर है ना। एंड इनिशिएट्स अ मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर लायबिलिटी, और उतनी ही वो लायबिलिटी भी, एंटरप्रेन्योर जो कंपनी की लायबिलिटी है, एंटरप्रेन्योर लायबिलिटी है, उसको भी वो फेस करता है। दीज टाइप्स ऑफ शेयर्स होल्डर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन पोजेस द राइट टू वोट। जिन के पास ये इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हीं को पोजेस होता है राइट टू वोट, यानी कि वे ही कंपनी में वोटिंग का राइट रखते हैं। सब कुछ इन्हीं के हाथ में होता है। अगर हम इनका डिविडेंड की कंडीशन में बात करें तो दे गेट द डिविडेंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड टू एवरी, मतलब आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद जितना भी था, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद, डिबेंचर होल्डर्स को देने के बाद, सब कुछ देने के बाद जो बचता है लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। सो दे गेट द डिविडेंड एट द लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफर्ड ओवर द इक्विटी शेयर्स, यानी कि इक्विटी शेयर्स के ऊपर भी प्रेफर करने वाले, उससे भी ऊपर चाहने वाले शेयर्स कौन से हैं? प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स आर द, यानी कि दे आर द प्रेफर्ड ओवर द इक्विटी शेयर्स इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। किस टर्म में? इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड में। क्योंकि क्या पता है, देखो प्रेफरेंस शेयर्स में ये होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, हमारा नेट प्रॉफिट कंपनी 10 लाख रुपीज़ हुआ, तो डिबेंचर तो देना ही, बिकॉज दे आर, वो एक कंपनी का लोन है जो कंपनी को पेमेंट करनी है। बट प्रेफरेंस शेयर्स की कंडीशन में ये होता है कि कंपनी को इक्विटी को चाहे कम देना पड़े, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स की जितनी भी परसेंटेज थी उतनी देनी पड़ेगी। मान लो कंपनी का प्रॉफिट अगर हमारा 10 लाख रुपए का हुआ, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, तो कंपनी को ये 10 लाख के ऊपर 9% देना ही पड़ेगा। इवन चाहे कंपनी को अगर कम प्रॉफिट भी हो रहा है तब भी ये देना ही पड़ेगा। कंपनी को प्रॉफिट हुआ है चाहे कम हुआ है, बट कंपनी को ये 9% जितना भी है वो देना ही पड़ेगा। चाहे उसमें हमारा प्रॉफिट इनको देने के बाद बहुत ही कम रह जाए, इक्विटी शेयर्स को बहुत कम मिले, वो चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड में ये ज़्यादा इसलिए प्रेफर करा जाता है क्योंकि पहले इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, इसलिए ये प्रेफर्ड ओवर द इक्विटी शेयर्स इन द टर्म्स ऑफ इन द पेमेंट
ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की पेमेंट के टाइम पे, ठीक है। दे आर फर्स्ट टू गेट द डिविडेंड, जैसे मैंने बताया कि ये वो होते हैं, दे आर फर्स्ट टू गेट द डिविडेंड, जिनको डिविडेंड मिलता है। क्यों? देखिए डिवेंचर होल्डर्स को जाता है इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को। तो जितना भी डिविडेंड का पोर्शन है, उस डिविडेंड के पोर्शन में जो होगा पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा, उसके बाद जो रिमेनिंग का बचेगा वो इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। अगला, इफ द कंपनी डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट और पे, अगर वो भी कब, अगर जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट और पे का कहा है कि हाँ भाई अब दिया जाएगा, यानी कि कब, नहीं वही कंडीशन जब कंपनी को प्रॉफिट हो, अगर लॉस हो गया तो उसमें ये नहीं है कि तब भी नहीं देना पड़ेगा, वो कंडीशन आती है हमारे डिवेंचर्स के उसमें कि भाई डिवेंचर्स का तो लोन है, उसके ऊपर लोन के ऊपर इंटरेस्ट हमें देना ही पड़ेगा। पर प्रेफरेंस शेयर्स में यही है कि अगर जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, इफ द कंपनी डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट और पे, देन द कंपनी हैज टू पे इट्स डिविडेंड, the dividend to its preference shareholders. Am I clear? नेक्स्ट आता है हमारे पास डिविडेंड, जो परसेंटेज होती है किसकी ऑन द ऑफ द डिविडेंड इज फिक्स, जो परसेंटेज यानी कि 9% है तो 9% ही रहेगा। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी बताऊंगा मैं आपको। तो जितना परसेंटेज फिक्स्ड है उतनी ही रहेगी, ठीक है। दे कैन क्लेम द रीपेमेंट ऑफ द कौन, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। देखिए जो जब कंपनी का वाइंड अप का टाइम आ जाए, कंपनी खत्म होने का टाइम आ जाए, वाइंड अप हो रही हो, उस टाइम पे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, दे कैन क्लेम द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल विच दे इन्वेस्ट, जो उन्होंने पैसा लगाया है उसकी रीपेमेंट के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। अब जो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा था कि परसेंटेज ऑफ द डिविडेंड इज फिक्स्ड वाले में, उसमें अब देखिए, अगर कंपनी को, बहुत ही एग्जांपल लेंगे, अगर हमारा कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आया है 1 लाख रुपीज और हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं 10%, ठीक है। हमने कहा कि ये फिक्स रहेगा, ठीक है। कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट था तो कंपनी ने 1 लाख 10% के ऊपर निकाल दिया, निकल के उनको दे दिया क्या पैसा, 10,000 रुपये का उनका प्रॉफिट बैठा, वो उनको दे दिया गया। अब कंपनी को क्या हुआ, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो सेम है 10% ही, लेकिन अब की बार कंपनी को प्रॉफिट 1 लाख की बजाय कंपनी को 10 लाख का होगा। अब ये नहीं होगा कि 10% था 1 लाख पे तो 10 लाख हो गया तो ये डबल 100% इससे चेंज हो जाएगी रेशियो, नहीं 20 हो जाएगा 30 हो जाएगा, नहीं। कंपनी को अगर एक 10 लाख का प्रॉफिट हो तो 10 लाख के ऊपर भी आपका 10% ही रहेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम प्रेफरेंस शेयर्स से बस ये आ जाती है कि उनकी जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑन द डिविडेंड इज फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होगी। अब 1 लाख था, 10,000 दे दिए, 90,000 बचे थे 1 लाख वाले में, तो 90,000 हमारी इक्विटी शेयर्स में बढ़ गए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जब 1 लाख की 10 लाख के ऊपर हम 10% निकाल दिया, यानी कि 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपया हमने अपने प्रेफरेंस शेयर्स को दे दिया। अब बचे हैं 9 लाख रुपए, यानी कि अब 9 लाख रुपए बचे हुए हमारे इक्विटी में बटेंगे। यहाँ इक्विटी के लिए देखिए, वो ये एक प्लस है तो एक माइनस है। इक्विटी के लिए फायदा ये है कि कई बार उनको प्रॉफिट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, कई बार बहुत कम। इनके लिए ये होता है यार, कंपनी को प्रॉफिट कम भी हो रहा है, इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका जो फिक्स है इतना परसेंट वो तो उन्हें मिलेगा मिलेगा। तो ये इसका प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स के लिए ये बेनिफिट होता है। इनके लिए लॉस ये होता है कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ ठीक है, लेकिन उसमें भी प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को देने के बाद जो बचेगा वो हमें मिलेगा। तो कई बार तो बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार वो बहुत कम भी हो जाता है। आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। शेयर्स का मीनिंग, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मैनेजमेंट में। सो थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो